हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एमके लीगल शिक्षा द वे ऑफ लर्निंग। फिर से आपके यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम इंडियन पिनल कोड 1860 यानी कि भारतीय दंड संहिता के बारे में बात कर रहे थे। इस टेस्ट सीरीज में हमने अभी तक जनरल एक्सप्लेनेशंस के बारे में बात की थी। आज के टॉपिक में हम आगे बढ़ें इससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपको नए नए वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। इंडियन पिनल कोड 1860 यानी कि भारतीय दंड संहिता किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो आपका जुडिशरी से रिलेटेड है, कोई आपका एपीओ का एग्जाम है या फिर कहीं पे भी आपका एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम है, सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम बात करने वाले हैं भारतीय दंड संहिता के चैप्टर 2 के बारे में। चैप्टर 2 में हमने पहले भी 2 वीडियो बना चुके हैं हम, ये उसी का थर्ड पार्ट है। चैप्टर 2 किसकी बात करता है? जनरल एक्सप्लेनेशंस की बात करता है। यहाँ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 6 से लेके सेक्शन 52A तक। फर्स्ट वीडियो में हमने बात की सेक्शन 6 से सेक्शन 21 तक। सेकंड पार्ट में हमने बात की सेक्शन 22 से सेक्शन 34 तक। और थर्ड वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सेक्शन 35 से लेके सेक्शन 52A तक। यानी कि सभी डेफिनेशंस को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। अगर आपने पहले वाले 2 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आपको ऊपर कॉर्नर में भी दिखाई दे रहा होगा, तो आप उसको जरूर देखें सो दैट कि आपका जो एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट है ये क्लियर हो सके, क्योंकि इससे कई सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। देखिए आगे चलते हैं, हम बात करेंगे सेक्शन 35 की। हम पहले बेयर एक्ट लैंग्वेज समझेंगे और फिर इसको अपनी एक साधारण भाषा में समझने की कोशिश करेंगे कि धारा 35 किस बारे में बात करता है। बेयर एक्ट यहाँ पे क्या कहता है? व्हेन सच एन एक्ट इज क्रिमिनल बाय रीजन ऑफ इट्स बीइंग डन विद अ क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन। मान लीजिए कोई भी एक ऐसा है, कोई क्रिमिनल एक्ट करते हैं कोई, जहां क्रिमिनल नॉलेज और क्रिमिनल इंटेंशन है उसको करने की। देखिए बेयर एक्ट यहाँ पे कहता है कि वेन एवर एन एक्ट विच इज क्रिमिनल, जब भी कोई ऐसा कार्य जो कि क्रिमिनल है, आपराधिक है, ओनली बाय रीजन ऑफ इट्स बीइंग डन विद ए क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन, अगर उसे क्रिमिनल नॉलेज और क्रिमिनल इंटेंशन से किया जाएगा तो वो एक क्रिमिनल एक्ट हो जाएगा। और इज डन बाय सेवरल पर्सन, इस चीज को थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इट इज डन बाय सेवरल पर्सन, ये थोड़ा ध्यान देने की बात है। हमने सेक्शन 34 में भी इसके बारे में बात की थी, हम दोनों में डिफरेंस की भी बात करेंगे। ईच ऑफ सच पर्सन हु ज्वाइंस इन दी एक्ट विद सच नॉलेज, भाई जो भी व्यक्ति उसमें ज्वाइन करेगा वो ऐसी नॉलेज के साथ करेगा, ऐसी इंटेंशन के साथ करेगा कि उसे वो क्रिमिनल एक्ट करना है, तो क्या होगा? वो लाइबल होगा फॉर द एक्ट इन द सेम मैनर एज इफ द एक्ट वर डन बाय हिम अलोन विद दैट नॉलेज और इंटेंशन, तो उतना ही उसमें भाई लाइबल होगा अगर वो अकेला उस काम को करता। देखिए यहाँ पे क्या बात कर रहा है, यहाँ पे 2 चीजें समझने की जरूरत है। पहली चीज है कि सिमिलर इंटेंशन की यहाँ बात कर रहा है। सेवरल पर्सन 34 में भी आता है, जहां हम कहते हैं इन दी फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन, ठीक है, वहां पे कॉमन इंटेंशन होती है और यहाँ पे सिमिलर इंटेंशन है। डिफरेंस ये होता है कि कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन को हम एक एग्जांपल से समझते हैं तो चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। आप कोई भी पार्ट इस वीडियो का मिस ना करें, सो दैट कि आपको कहीं भी अगर आपने किसी पार्ट को मिस कर दिया तो आप चीज़ों को उतने अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। इसलिए जब भी आप वीडियो सुने तो इसको एक साथ सुने, अपने नोट्स बनाते हुए चलें और हेडफोन लगाकर सुने। चलिए अभी हम बात करते हैं कॉमन इंटेंशन की। मान लीजिए ए, बी और सी, ये तीनों प्लान करते हैं कि हम एक व्यक्ति है एक्स, ये इसको क्या करना चाहते हैं? मारना चाहते हैं। अब कैसे मारेंगे भाई? ये तीनों मिलके एक गाड़ी में जाते हैं इसको मारने के लिए। ए क्या करता है? ए इसको शूट करता है। बी क्या करता है? बी वहां पे इसको ए को गार्ड करता है, प्रोटेक्शन करता है कि कोई आ ना जाए। और सी तब तक अपनी गाड़ी को स्टार्ट रखता है कि तुम जैसे ही गोली मारोगे हम उस गाड़ी में भाग जाएंगे। तो इन तीनों की यहाँ पे जो इंटेंशन थी वो क्या थी? कॉमन थी। यानी कि जहां पे आपकी इंटेंशन एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं आप, कॉमन आपकी इंटेंशन होती है, तो यहाँ पे क्या होगा? कौन कौन से चार्जेस लगेंगे? इन्होंने तो इसका मर्डर कर दिया, अगर मर्डर कर दिया है तो भी सीधी सी बात है 302 में लायबल हो जाएंगे।
IPC 302 में। तो इट इज रीड टुगेदर विद दी 34। ये यहाँ पे कॉमन इंटेंशन की वजह से, क्योंकि यहाँ इंटेंशन जो ए की थी वो बी को भी पता थी, सी को भी पता थी, तीनों ने कॉमनली एक इंटेंशन को बनाया और इन्होंने एक्स का मर्डर कर दिया। तो यहाँ पे आपका सेक्शन 34 लगेगा। अभी आते हैं हम सिमिलर इंटेंशन के ऊपर। अब सिमिलर इंटेंशन में क्या है कि मान लीजिए यहाँ भी तीनों वही थे, ए था, बी था और सी था, और यहाँ भी आपका एक जो व्यक्ति था वो एक्स था। यहाँ जो इंटेंशन थी, ए ने इसको चाकू मारा, बी ने इसको पीट दिया, चाकू मारने से ये मर गया, तो ये क्या हो गया, मर्डर 302। इसने इसको मारा था तो इसको भाई मर्डर से पहले इसने इसको पीट दिया, सेम टाइम पे सारी घटनाएं हुई, तो इस पे क्या लग जाएगा 326। इसने इस पे ग्रीवियस हर्ट कर दिया इसको। सी ने क्या किया, भाई सी ने भी इसके साथ मार पिटाई की, लेकिन सी ने जो है नॉर्मल हर्ट किया, तो उसके ऊपर 323 लग गया। अब ये तीनों ही रीड टुगेदर क्या होंगी विद सेक्शन 35। अच्छा, अब आप कहेंगे कि ये दो चीजें अलग अलग क्यों हैं। ये अलग अलग इसलिए है कि देखिए यहाँ पे जो इंटेंशन थी वो ए में, बी में और सी में कॉमन नहीं थी। इन तीनों की अलग अलग इंटेंशन थी एक्स को हर्ट करने के लिए। ए उसको मारना चाहता था, बी ने उसको बहुत ग्रीवियस हर्ट दे दिया, सी ने उसको नॉर्मल मारा। यहाँ पे जब तक इंटेंशन तीनों में शेयर नहीं होगी, नॉलेज तब तक शेयर नहीं हुई, जब तक नॉलेज और इंटेंशन तीनों की कॉमन नहीं है, तो वहां पे जो क्रिमिनल लाइबिलिटी बनेगी वो आपकी ऐसे बनेगी मानो कि वो एक्ट आपने खुद किया है। यही आपका बेयर एक्ट लैंग्वेज कह रहा है। बेयर एक्ट लैंग्वेज को आराम से पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए कि वो यही कह रहा है कि जहां आपका इंटेंशन कॉमन नहीं है, आपकी नॉलेज और इंटेंशन जो है वो अलग अलग है, और वहाँ सिमिलर इंटेंशन, भाई सेम तो है, आप तीनों ही उसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो क्रिमिनल लाइबिलिटी होगी वो आपकी अलग अलग होगी। अब मान लीजिए तीनों पहले मिलके प्लान बनाते, तीनों अगर कहते कि ठीक है भाई तीन, ए तुम उसको मार देना जैसा कि इसके केस में हुआ, बी कहेगा मैं तुम्हें असिस्ट करूंगा, सी बी ने भी कहा मैं भी तुम्हें असिस्ट करूंगा, तो यहाँ पे जो है जो वो होंगे वो लगेंगे आपके सेक्शन 35 टुगेदर होगा, ये सिमिलर इंटेंशन होगी। अभी चलते हैं सेक्शन 36 के ऊपर। सेक्शन 36 यहाँ पे क्या कहता है कि इफेक्ट कॉज पार्टली बाय एक्ट एंड पार्टली बाय ओमिशन। देखिए एक्ट जो होता है आपका, यू आर डूइंग समथिंग दैट इज एक्ट, एंड इफ यू आर एब्सटेनिंग फ्रॉम डूइंग समथिंग दैट इज ओमिशन। अगर आप कुछ करते हैं तो वो एक्ट है, अगर आपको जो करना चाहिए आप उसको नहीं करते हैं तो वहां पे आपका ओमिशन है। एक्ट और ओमिशन दोनों लीगल भी हो सकते हैं और इलीगल भी हो सकते हैं। अब उसका क्या हो इफेक्ट होगा कि मान लीजिए कोई ऐसा ऑफेंस करते हैं आप जहां पार्टली बाय दी एक्ट है, यानी कि जहां पे कुछ तो आपने एक्ट से किया और कुछ आपने ओमिशन से किया। कि वेन एवर द कॉजिंग ऑफ अ सर्टेन इफेक्ट और एन अटेम्प्ट टू कॉज दैट इफेक्ट, यानी कि या तो उसका अटेम्प्ट हो या उसको कर दिया जाए बाय एन एक्ट और बाय एन ओमिशन, इज एन ऑफेंस, तो उसे ऑफेंस माना जाएगा। It is to be understood that the causing of that effect partly by an act and partly by an omission is the same offense। तो उसको सेम ऑफेंस माना जाएगा। इसको देखिए बेयर एक्ट के इस एग्जाम्पल ने, जो एग्जाम्पल यहाँ इलस्ट्रेशन दिया गया है, इसने इसको बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है। ए जो है क्या करता है, इंटेंशनली जेड की डेथ कॉज कर देता है। कैसे करता है भाई, पार्टली बाई इलीगली ओमिटिंग टू गिव जेड फूड। एक तो जेड को खाना नहीं देता, वो भूख से बहुत कमजोर हो जाता है, और फिर क्या कर देता है, उसको पीट भी देता है। तो जो जेड को उसने खाना नहीं दिया, खाने नहीं दिया गया, तो वह क्या यहाँ क्या किया उसने, ओमिशन किया है। और जेड को जो उसने पीट दिया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका एक्ट हो गया। तो ए जो है यहाँ पे जो है मर्डर के लिए कॉमिट हो जाएगा, उसने मर्डर किया है जेड का। कैसे किया है मर्डर भाई, उसने पार्टली बाय ओमिशन यानी उसको खाना नहीं दिया, और पार्टली बाय एक्ट उसको पीट दिया।
तो उसका पार्टली बाय एक्ट और पार्टली बाय ओमिशन दोनों मिलके एक ही कॉमन ऑफेंस बनाएंगे, इसको अलग अलग ऑफेंस नहीं माना जाएगा यहाँ पे। तो अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जिसको पार्टली बाय एक्ट और पार्टली बाय ओमिशन किया जाता है तो उसको सिंगल ऑफेंस माना जाता है और उसको उसी के लिए कन्विक्शन मिलता है। ठीक है, तो आप आई होप इस एग्जाम्पल से तो बहुत क्लियर हो गया है सेक्शन 36। अभी हम बात कर लेते हैं सेक्शन 37 की। देखिए, कोऑपरेशन बाय डूइंग वन और सेवरल एक्ट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग एन ऑफेंस। कॉपरेशन, जैसे हमने अभी सेक्शन 35 के एग्जाम्पल की बात की थी, ए बी सी ने एक्स का मर्डर किया था, तो ए ने उसको मारा, बी ने वहां पे उसको गार्ड किया, सी भी गाड़ी में तैयार बैठा था कि बैठो जल्दी से गोली मार के हम भाग लेंगे यहाँ से। ऐसे आपने फिल्मों में देखा होगा, जब कोई किसी का मर्डर करने जाता है तो एक गाड़ी में बैठा रहता है, दूसरा उतर के गोली मार देता है, फिर गाड़ी में बैठ के भाग जाते हैं। इट्स अ वेरी जनरल नॉर्मल सीन इन द हॉलीवुड बॉलीवुड बोथ मूवीज। तो देखिए, कॉपरेशन बाय डूइंग वन ऑफ द सेवरल एक्ट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग एन ऑफेंस, ऐसा कॉपरेशन भी वहां पे उसको ऑफेंस बताता है, क्योंकि हमने देखो तीनों को किसके लिए माना था, ए बी सी तीनों को मर्डर के लिए लायबल माना था। डायरेक्ट यहाँ पे देखिए क्या कहता है कि व्हेन एन ऑफेंस इज कमिटेड बाय मींस ऑफ सेवरल एक्ट्स, whoever intentionally cooperate in the commission of the offense by doing any of those acts either singly or jointly with any other person commits that offense। देखिए, ये कह रहा है कि ऐसे नहीं, इंटेंशन होनी चाहिए सबसे पहली बात तो, कि जो कॉपरेशन हो रहा है वो इंटेंशनली हो रहा है। ठीक है, कोऑपरेट इन द कमीशन ऑफ द ऑफेंस बाय डूइंग एनी वन ऑफ दोज एक्ट, यानी कई सारे एक्ट मिलके एक ऑफेंस करते हैं और उसमें जो भी अलग अलग चीजों का वो होता है, वहां पे जो इन्वॉल्वमेंट रहेगी वो आपकी सिंगली भी हो सकती है और ज्वाइंटली भी हो सकती है वहां पे। ठीक है, किसी व्यक्ति के साथ मिलकर अगर आप ऐसा करते हैं, आप कोऑपरेशन करते हैं, तो वहां पर क्या है, ये माना जाएगा कि आपने भी वो ऑफेंस किया है। अभी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, हमें चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। ए एंड बी एग्री टू मर्डर जेड, ए और बी क्या है, दोनों भी एग्री हो जाते हैं कि हम जेड का क्या करेंगे, मर्डर कर देंगे। बाई सेवरली एंड एट द डिफरेंट टाइम्स गिवन हिम स्मॉल डोज ऑफ पॉइजन। तो क्या करता है, पहले तो ए उसको कुछ अलग दे, मान लीजिए ए ने उसके घर पे उसको थोड़ा बहुत पॉइजन दिया, बी ने उसके ऑफिस में उसको थोड़ा बहुत पॉइजन दे दिया। स्मॉल डोजेज ऑफ पॉइजन डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे दोनों देते हैं। तो ए और बी जो है वो एडमिनिस्टर द पॉइजन अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट। यहाँ देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि उन दोनों में एक एग्रीमेंट है वहां पे। किस चीज का एग्रीमेंट है, विद इंटेंट टू द मर्डर, कॉमन इंटेंशन है उनकी यहाँ पे। जेड डाइज फ्रॉम द इफेक्ट द सेवरल डोजेज ऑफ पॉइजन सो एडमिनिस्ट्रेड टू हिम। जेड क्या है, मर जाता है भाई उस पॉइजन से, भाई थोड़ी थोड़ी डोज उसने घर पे दिए ने, मान लीजिए ये उसके घर पे काम करता था, उसका सर्वेंट था, वो वहां पे देता रहा, बी उसका भी सेक्रेटरी था ऑफिस में, वो वहां पे उसको थोड़ा थोड़ा पॉइजन देता रहा, तो इससे क्या हो गया, वो उसकी डेथ हो जाती है। तो जो ए और बी है यहाँ पे दोनों ही ये इंटेंशनली कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे का, किस लिए, इन द कमीशन ऑफ द मर्डर, एंड एज ईच ऑफ देम डज एन एक्ट बाय विच द डेथ इज कॉज्ड। और जो दोनों के भी पॉइजन तो ए ने भी दिया है और यहाँ पे आपके बी ने भी दिया है, दोनों ने दिया है ना, तो दे आर बोथ गिल्टी ऑफ द ऑफेंस दो देयर एक्ट्स आर सेपरेट। तो यहाँ पे हालांकि उनके जो एक्ट है वो सेपरेट हैं, लेकिन दोनों ही गिल्टी होंगे यहाँ पे, यही आपका सेक्शन बात करता है। सेक्शन 37 ने यही तो बोला है आपको कि दोनों वहाँ पे होंगे। दूसरा एग्जाम्पल और करते हैं, एग्जाम्पल भी देखिए, जब भी बेरेक्ट में जो एग्जाम्पल्स हैं प्लीज इनको जरूर पढ़ें, मैं हर वीडियो में यही कहता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन आते हैं खासकर एग्जाम में, वो खासकर आपके एग्जाम्पल और इलस्ट्रेशन से ही आते हैं। देखिए, ए एंड बी आर ज्वाइंट जेलर, ये दोनों जेलर हैं ज्वाइंट। अभी हमने एक बात की थी वहां पे आपके सेक्शन 36 में, पार्टली बाय एक्ट एंड पार्टली बाय ओमिशन। देखिए, एज सच हैव द चार्ज ऑफ जेड अ प्रिजनर अल्टरनेटली फॉर 6 आवर्स एट ए टाइम। ठीक है, एक जेड है जो जेल में बंद है और ए और बी दोनों ही वहां पे जेलर हैं, और इनकी ड्यूटी क्या है भाई, हर 6 घंटे में ड्यूटी चेंज होती है, पहले 6 घंटे ए आता है, फिर 6 घंटे बी आता है। तो यहाँ पे ए और बी मिलके क्या करते हैं दोनों, दे आर इंटेंडिंग टू कॉज जेड डेथ, वो जेड को मारने का प्लान बनाते हैं। knowingly cooperate in causing that effect by illegal omitting each during the time of his attendance to furnish जेड with food supplied to them for that purpose। पे जेड को क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि भाई काम करना, जब तुम्हारी ड्यूटी आएगी ए तो तुम उसे खाना मत देना, और जब बी की ड्यूटी आएगी
तो भाई बी उसको खाना नहीं देगा, दोनों में एग्रीमेंट हो गया। और जो जेड था बेचारा कैदी, वो भूख से क्या होता है, मर जाता है। तो जेड क्या है, वो तो भूख से मर गया। तो यहाँ पे जो ए और बी हैं दोनों ही गिल्टी होंगे उसके मर्डर के लिए, क्योंकि दोनों ने ही कॉपरेशन किया है जेड के मर्डर के लिए। तो यही आपका सेक्शन 37 कॉपरेशन की बात करते हैं। अभी हम बात करते हैं सेक्शन 38 की। देखिए सेक्शन 38 आपका 34, 35 और 38 ये तीनों ही यहाँ पे इंटेंशन की बात करते हैं। पर्सन कंसर्न इन क्रिमिनल एक्ट मे बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस। ये कहता है कि जहां पे सेवरल पर्सन आर इंगेज्ड और कंसर्न इन द कमीशन ऑफ अ क्रिमिनल एक्ट, दे मे बी ऑफ गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस बाय मीन्स ऑफ दैट एक्ट। आप इसके एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको चीजें बहुत क्लियर होंगी। जो ए है ये अटैक कर देता है जेड के ऊपर अंडर सच सर्कमस्टांसिस ऑफ ग्रेव प्रोवोकेशन that his killing of Jed would be only culpable homicide, not amounting to murder। अभी जो ए है, ये ए ने क्या किया भाई, जेड के ऊपर अटैक कर दिया। और अटैक किया जो वो किया इसमें किया, वहां पे ग्रेव प्रोवोकेशन थी। आप जब सेक्शन 300 मर्डर की आप एक्सेप्शंस पढ़ते हैं, हम इस पे भी एक वीडियो लेकर आएंगे कि कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में क्या डिफरेंस है। तो मर्डर में कुछ एक्सेप्शंस दे रखे हैं, टोटल 5 एक्सेप्शन दे रखे हैं। वहां ग्रेव प्रोवोकेशन, अगर ग्रेव प्रोवोकेशन में आप किसी के ऊपर अटैक करते हैं और सामने वाले की डेथ कॉज हो जाती है, तो वहां पे उसको मर्डर नहीं माना जाता, वो कल्पेबल होमिसाइड में हो जाता है, नॉट अमाउंटिंग मर्डर। अब जो बी था, यहाँ बी में क्या था कि बी के अंदर एक इलविल थी टुवार्ड्स दी जेड। जो व्यक्ति था बी, इसके अंदर इलविल थी जेड के लिए, ये चाहता था कि जेड मर जाए। जबकि ए की कोई इंटेंशन, देखिए सारा खेल इंटेंशन का है। ए की इंटेंशन नहीं थी कि वो जेड को मारे, लेकिन वो सडन प्रोवोकेशन में इसके ऊपर अटैक कर देता है। और बी के पास जो है वो उसकी एक इलविल थी, यहाँ पे वो उसको मारना चाहता था बी। तो इसने मौके का फायदा कैसे उठाया बी ने, ठीक है, वो चाहता था उसको कि मैं मार दूं जेड को। एंड नॉट हैविंग बीन सब्जेक्टेड टू दी प्रोवोकेशन, तो वो प्रोवोकेशन से सब्जेक्टेड नहीं था, उसके अंदर तो पहले से इलविल थी। वो ए को असिस्ट करता है। अब मान लीजिए अभी ए की बी के साथ कुछ लड़ाई होगी सडन प्रोवोकेशन में, वो प्रोवोक किसने किया, इसको जेड ने किया। हो सकता है बी ने कुछ ऐसा किया हो जिससे जेड ने इसको प्रोवोक किया हो। फिर ये क्या करता है, अपने पास एक चाकू या पिस्टल होती है, वो चाकू इसको ए को दे देता है और ये प्रोवोक में आके इसको मार देता है जेड को। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ की ए ने तो जो किया है, ये ए और बी दोनों इंगेज थे भाई। जब क्राइम किया तो ए ने उसको चाकू मारा, बी ने उसको चाकू दिया था। तो ये दोनों ही इस ऑफेंस में इंक्लूड हैं, दोनों होने चाहिए। दोनों के ऊपर अगर सेक्शन 34 लगाए तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे भी आपको इंटेंशन समझनी होगी। 34 जब आप पढ़ते हैं तो वहां इंटेंशन क्या होती है, कॉमन होती है। अगर पहले से ए भी इस बात में के इंटेंशन में होता कि उसको मारना है, तो इन दोनों के ऊपर ही क्या लगता, जो दोनों है हमारे, दोनों एक्यूज के ऊपर लग जाती 302 विथ 34। लेकिन ये किस केस में लगती, ये देखिए जो मेरे 302 विथ 34 लिखा है, ये किस केस में लगती, जब ए किसी सडन प्रोवोकेशन में आके, नहीं यहाँ लिखा है या ग्रेव प्रोवोकेशन, प्रोवोकेशन में ना आके बी के साथ मिलके जेड को मार देता, बी इसको चाकू देता और ये इसको मार देता, दोनों की कॉमन इंटेंशन होती, तो यहाँ पे लगती 302 34। लेकिन यहाँ क्या था कि ए की कोई इंटेंशन नहीं थी कि वो जेड को मारे। यहाँ बी के अंदर एक इलविल थी, वो चाहता था कि जेड मर जाए। उसने अपनी इलविल को पूरा करने के लिए ए को असिस्ट किया कि जेड को मारे। भाई दोनों की लड़ाई चल रही थी, अब लड़ाई में गुस्से में था, बी ने उसको चाकू दे दिया कि मार दो जेड को, और उसने जेड को मार दिया। तो यहाँ जो ए होगा ये किसके होगा, ये इसको माना जाएगा 304 में, यानी कि कल्पेबल होमिसाइड लगेगी इसके ऊपर, ठीक है। और यहाँ 38 के साथ लगेगी। लेकिन जो बी की लाइबिलिटी होगी वो किस चीज की होगी, वो मर्डर की होगी, क्योंकि जो बी ने किया है वो मर्डर किया है, उसके अंदर पहले से इलविल थी। जब आप सेक्शन 300 पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो बी है वो गिल्टी है, किसके लिए, मर्डर के लिए गिल्टी है। यहाँ अबेटमेंट किया है उसने, ही इंस्टिगेट द ए। जब सेक्शन 109 या 108 पढ़ते हैं आप अबेटमेंट में, अबेटर है वो 108 के हिसाब से,
आईपीसी 109 में उसने अबेटमेंट किया है, उसने इंस्टिगेट किया, उसने उसको असिस्ट किया है और जेड को मरवा दिया। तो बी यहाँ पे जो है आपका वो मर्डर के लिए लायबल होगा, और ए जो है वो आपका कल्पेबल होमिसाइड के लिए होगा। हालांकि दोनों एक ही एक्ट में इन्वॉल्व थे, ये सेम ऑफेंस दोनों ने मिलकर किया है। आप सेक्शन 34, 35, 38 इन की एक टेबल बना लीजिए और इस टेबल को आप समझिए अच्छे से। जब आप तीनों चीजों को समझेंगे, आप यहाँ पे कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन पढ़ेंगे 34, 35 में। 38 में क्या है कि यहाँ इंटेंशन ही डिफरेंट है। देखिए 34 में कॉमन इंटेंशन थी, 35 में सिमिलर इंटेंशन थी, और 38 में जो इंटेंशन है वो आपकी डिफरेंट इंटेंशन है, टोटल डिफरेंट है। ए जेड से लड़ाई कर रहा था, वो उसको मारना नहीं चाहता था, तो उसकी इंटेंशन वो मारने की नहीं थी। बी के पास इलविल थी, वो उसको जेड को मारना चाहता था, तो उसके पास इंटेंशन थी उसको मारने की। तो यहाँ पे दोनों की इंटेंशन अलग है, भले ही दोनों ने मिलकर जेड को मार दिया हो, लेकिन दोनों की इंटेंशन ना तो कॉमन थी और ना ही सिमिलर थी। तो जहाँ ना इंटेंशन कॉमन होगी ना सिमिलर होगी, वहां आपकी धारा 38 सेक्शन 38 लगेगा, और दोनों को अलग अलग लाइबिलिटी होगी, क्रिमिनल लाइबिलिटी दोनों की अलग अलग होगी। ये आपको इलस्ट्रेशन में क्लियर हो गया होगा। आई होप आपको सेक्शन 38 बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट जरूर करें। अभी चलते हैं सेक्शन 39, वॉलेंट्रीली। देखिए वॉलेंट्रीली वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा कि भी वॉलेंट्रीली डोनेट कर दें, ये किसी एनजीओ में डोनेट कर दें, ऑर्फेन में डोनेट कर दें, वॉलेंट्रीली ये काम कर दें, यानी कि स्वेच्छा से अपनी इच्छा से कुछ कर देना। बेरेक्ट लैंग्वेज यहाँ पे कहती है सेक्शन 39 यानी धारा 39 की जो कोई भी व्यक्ति इससे टू कॉज एन इफेक्ट वॉलेंटली व्हेन ही कॉज इट बाय मींस वेयर बाय ही इंटेंडेड टू कॉज इट और बाय मींस व्हिच एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉइंग दोज मींस ही न्यू और हैड रीजन टू बिलीव टू बी लाइकली टू कॉज इट। यानी कि जहां व्यक्ति किसी और के दबाव में ना आके खुद से उस कार्य को करता है, और जहां उसको पता है कि उसका ऐसा करने से कार्य हो जाएगा, तो वहां उसको वॉलेंटरली माना जाता है। इसको भी एग्जाम्पल से समझेंगे। यहाँ पे आप पहले बेरेक्ट की लैंग्वेज पढ़ें, फिर एग्जाम्पल को समझें, फिर से बेरेक्ट की लैंग्वेज पढ़ें, तो आपको बेरेक्ट बहुत अच्छे से याद हो जाए और उसको आप भूलेंगे भी नहीं। इसको जो इलस्ट्रेशन दिए होते हैं वो एक स्टोरी बना के अपने माइंड में रखिए, और इस स्टोरीज को इंटरलिंक कर दीजिए किसी भी सिचुएशन से, लेट इट बी किसी मूवी से, किसी कॉमिक से, किसी नॉवल से, या किसी भी एक ऐसे इंसिडेंट से जो आपने देखा हो। तो ये आपको चीज़ें ज़्यादा याद लॉन्ग टर्म के लिए आपकी मेमोरी में परमानेंट मेमोरी हो जाती है बल्कि आपकी। देखिए ए सेट्स फायर, ए क्या करता है, आग लगा देता है। बाई नाइट टू एन इनहेबिटेटेड हाउस इन अ लार्ज टाउन फॉर द पर्पज ऑफ फैसिलिटेटिंग अ रॉबरी। किसी एक घर में जिसमें कोई नहीं रहता था, वहां उसने आग लगा दी एक बड़े से शहर में, किस लिए, सो दैट कि वो रॉबरी को फैसिलिटेट कर सके, एंड दस कॉज द डेथ ऑफ अ पर्सन। तो यहाँ पे क्या है, ए मे नॉट हैव इंटेंडेड टू कॉज डेथ। हालांकि ए का कोई इरादा नहीं था भाई उसकी डेथ करने का, उसने ऐसे घर में आग लगाई जहां उसने भी कोई इरादा नहीं था कि वो किसी को मारे, लेकिन वो रॉबरी को फैसिलिटेट करने के लिए उसने आग लगाई। एंड मे इवन बी सॉरी फॉर दैट डेथ हैज बीन कॉज्ड बाय हिज एक्ट। और उसे भाई खेद भी हो सकता है कि उसके इस काम की वजह से किसी की डेथ होगी। Yet, if he knew that he was likely to cause death, he has caused death voluntarily। फिर भी अगर उसे पता होता कि वो डेथ कॉज कर देगा, तो वो उस जो डेथ कॉज किया उसने वॉलेंट्रीली की है। देखिए भाई उसको पता था ना उसके एक्ट से ऐसा हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है उसने ने जो किया है वो वॉलेंट्रीली किया है। अभी देखिए सेक्शन 40, एक आदमी आपके सामने दिख रहा है हथकड़ी में। हथकड़ी में किसको इस तरह से पकड़ के ले जाया जाता है, मुजरिम को, यानी कि ऑफेंडर को। तो सेक्शन 40 ऑफेंस की बात करता है, जो कि ऑफेंडर को ही ऑफेंस करता है। ऑफेंस की परिभाषा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान दें, ये इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्ट इन द chapters and sections mentioned in the clause 2 and 3 of this section, the word offense denotes a thing made punishable by this code। कोई भी ऐसा कार्य जो आईपीसी इंडियन पिनल कोड भारतीय दंड संहिता जिसको पनिशेबल मानता है, उस कार्य को ऑफेंस कहा जाता है। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। जो भी अगर आईपीसी आपको पनिशेबल मानते हैं जिस एक्ट को, मर्डर है, थेफ्ट है, रॉबरी है, किडनैपिंग है, बहुत सारे ऐसे हैं, हर्ट है, ग्रीवियस हर्ट है, एबडक्शन है, तो ये सारे क्या हैं, सारे एक्ट जो हैं पनिशेबल माने गए हैं इंडियन पिनल कोड में।
तो ये सारे ही ऑफेंस हैं। अब देखिए ऑफेंसेस को आगे याद कैसे करना है। सेक्शन 40 ऑफेंस की बात करेगा। भाई अब ऑफेंस को कैसे देखोगे आप कि भाई वो स्पेशल लॉ से पनिशेबल है कि लोकल लॉ से है, तो 41 स्पेशल लॉ की बात करेगा। ठीक है, जो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, सब स्पेशल लॉ का मतलब होता है जो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को देखता है। जैसे मोटर व्हीकल एक्ट है, भाई मोटर व्हीकल से रिलेटेड है। ठीक है, डॉवरी प्रोविशन एक्ट है, डॉवरी से रिलेटेड है। तो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड जो लॉ बनते हैं उनको स्पेशल लॉ कहा जाता है। लोकल लॉ होता है कि पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया में जो लगता है। जैसे भाई आपने देखा होगा हरियाणा टेनेंसी एक्ट है, तो वो हरियाणा के ऊपर एप्लीकेबल है। ठीक है, हरियाणा का कोई और ऐसा एक्ट है जो सिर्फ हरियाणा में लागू होता है। ठीक है, तो किसी भी स्टेट का जो अपना एक पर्टिकुलर एरिया में आता है, यानी कि स्पेशल लॉ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, लोकल लॉ एक पर्टिकुलर एरिया है, पार्ट ऑफ इंडिया कि इतने हिस्से पर ये लागू होगा, उसको लोकल लॉ माना जाता है। अभी देखिए 40 में किसी ने ऑफेंस किया, 41 और 42 में आपने देखा कि वो स्पेशल लॉ में आएगा कि लोकल लॉ में आएगा। भाई 43 में उस बंदे से क्या पूछोगे, भाई ये तो इलीगल कर दिया तुमने जो किया है, या फिर तुम बताओ क्या तुम लीगली बाउंड टू डू थे करने के लिए। तो जो वर्ड इलीगल है ये एप्लीकेबल है उन सब चीजों पे जो एक ऑफेंस को प्रोहिबिट बाय लॉ। भाई कोई भी आप ऐसा काम कर दें जिसको किसी कोई भी विधि का ऐसा नियम जो उसको गलत मानता है, प्रोहिबिट करता है करने से, तो वहां पे आपका वो इलीगल हो गया। अगेंस्ट लॉ अगर आप कुछ करते हैं तो वो क्या हो गया, इलीगल हो गया। लीगली बाउंड टू डू whatever it is illegal in him to omit। देखिए लीगली बाउंड टू डू में हम आप जब सेक्शन 76 में जाएंगे तो 76 में आप पढ़ेंगे कि लीगली बाउंड टू डू, यानी कि जब आप कोई ऐसा काम जो आप पे पुलिस वाला है वो किसी को अरेस्ट करके ले जा सकता है, इज लीगली बाउंड टू डू। लेकिन आप अगर किसी को घर से पकड़ के ले जाओ, उठा ले जाओगे तो आप किडनैपिंग हो जाएगी, एब्डक्शन हो जाएगा। अगर आप माइनर को लेके जाएंगे तो किडनैपिंग हो जाएगी, अडल्ट को ले जाएंगे तो एब्डक्शन हो जाएगा। तो ये लीगली बाउंड टू डू हो गया। सेक्शन 44 बात करेगा इंजरी की। भाई आपने इलीगली वो काम किया, 40 में आपने ऑफेंस किया, 41 और 42 में मैंने देखा कि स्पेशल लॉ में उसको देखेंगे कि लोकल लॉ में देखेंगे। पर्टिकुलर सब्जेक्ट का स्पेशल लॉ, पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया का है तो लोकल लॉ। 43 में हमने उससे बात की कि आपने लीगली बाउंड टू डू थे या इलीगली किया इस काम को। अगर लीगली बाउंड टू डू थे तो आप एक्सेप्शन में चले जाएंगे। 44 में हमने पूछा कि इंजरी तो नहीं पहुंचा दिया आपने, अभी इंजरी क्या है। आपने जनरली देखा होगा कि एक ऐड आती थी टीवी पे, बच्चा गिर जाता है, घुटने पे चोट लगती है, बोले इंजरी हो गई, एक बैंडेज लगाओ, 2 दिन में बच्चा ठीक। लेकिन वो हम मानते हैं कि जनरली फिजिकल ही चीज इंजरी होती है जो फिजिकली देख सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। आपकी फिजिकल बॉडी जो इंजरी है वो बॉडी पे लग सकती है, माइंड पे, रेपुटेशन पे या प्रॉपर्टी पे। यानी कि आपकी फिजिकली भी हो सकती है, माइंड में भी हो सकता है कि आपको किसी ने मेंटली अगर हार्म पहुंचाया है किसी इलीगल मीन से। कोई भी इलीगल एक्ट जो आपकी बॉडी को हार्म पहुंचाता है, आपके माइंड को हार्म पहुंचाता है, आपकी रेपुटेशन को या आपकी प्रॉपर्टी को। देखिए बॉडी के लिए एक अलग से इंडियन पिनल कोड में चैप्टर 16 बना है। सेक्शन 299 से लेके सेक्शन 377 तक हम पढ़ते हैं, ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी। माइंड से रिलेटेड भी है, रेपुटेशन में आपका डिफेमेशन आ जाता है जो आपका सेक्शन 499 से 502 तक आता है। प्रॉपर्टी आ जाता है, ये 378 से 462 तक हम प्रॉपर्टी से रिलेटेड ऑफेंसेस को पढ़ते हैं। तो क्यों पढ़ते हैं ऑफेंसेस, क्योंकि वो इलीगल एक्ट हैं जो हार्म पहुंचाते हैं किसी की बॉडी में, किसी के माइंड पे, किसी की रेपुटेशन पे या किसी की प्रॉपर्टी को। तो इन सबको ही इंजरी माना जाएगा। किसी की बॉडी, माइंड, रेपुटेशन या प्रॉपर्टी को इलीगल तरीके से हार्म पहुंचाना इंजरी कहलाता है। अभी 45 की बात करते हैं, लाइफ। देखिए इसको याद करने का एक तरीका है, सबके अपने अपने तरीके होते हैं। अभी मैं इसे बताने का सिर्फ एक ही पर्पज है कि आप अपना तरीका बनाएं। देखिए 4 का क्या है, 45 सॉरी, 4 + 5 = 9। 9 क्या है, 9 महीने कोई भी माँ एक बच्चे को गर्भ में रखती है, यानी 9 महीने गर्भ में रहने के बाद किसी को इस अर्थ के ऊपर एक नई लाइफ की शुरुआत होती है। तो भी लाइफ कब मिलती है, 9 महीने गर्भ में रहने के बाद। इसीलिए सेक्शन 45 आपको याद रहेगा कि ये लाइफ से रिलेटेड है। आप इस तरीके में जरूरी नहीं किसी तरीके पर जाएं, आप कोई भी ऐसा तरीका जिससे आपको याद रहता है वो बना सकते हैं। तो लाइफ क्या है, लाइफ डिनोट्स अ लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। यहाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो लाइफ है वो लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग की बात करेगा, अनलेस कंट्रारी अपीयर्स फ्रॉम दी कंटेक्स्ट। अभी भी लाइफ के बाद क्या आती है, डेथ आती है।
तो डेथ को तो आना ही आना है, तो सेक्शन 46 डेथ को डिफाइन करता है। डेथ क्या है, देखिए जब हमने लाइफ पढ़ा सेक्शन 45 में, वहां हमने कहा लाइफ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, तो डेथ भी क्या होगी, डेथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। अनलेस द कॉन्ट्रेरी अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो हम उसे डेथ मानेंगे, या किसी एनिमल या अदर देन ह्यूमन बीइंग की डेथ को डेथ नहीं माना गया है, लाइफ को लाइफ नहीं, उसके लिए अलग एक्ट बने हुए हैं। पर आईपीसी के पैनल में जो यहाँ पे इंडियन पिनल कोड में दिया गया है सेक्शन 6 से 52A तक, ये वो डेफिनेशंस दी गई हैं जो इंडियन पिनल कोड में यूज किए गए हैं वर्ड्स। तो आपको इंजरी, लाइफ और डेथ पता लग गया होगा। अभी एनिमल की भी बात कर लेते हैं। देखिए प्यारे प्यारे डॉगी हैं आपके सामने, तो ये क्या है, ये एनिमल है। तो एनिमल की सीधी सी डेफिनेशन दे दी, एनी लिविंग क्रिएचर अदर देन ह्यूमन बीइंग, आदमियों को छोड़ के जितने लिविंग क्रिएचर है, शेर है, ये सब क्या है, ये एनिमल में है। एनिमल तो वैसे आपको अंडरस्टूड है कि एनिमल किसको बोलते हैं, लेकिन सिर्फ एनिमल्स वो नहीं है। यहाँ पे डेफिनेशन लिखता है कि अदर देन ह्यूमन बीइंग, जितने भी लिविंग क्रिएचर हैं, चाहे वो बर्ड्स हों, ह्यूमन, आपके एनिमल्स हों, वाइल्ड एनिमल्स हों, डोमेस्टिक एनिमल कुछ भी हों, वो सब एनिमल की कैटेगरी में आएंगे। अभी करते हैं 48 की बात। ये कहता है वेसल। देखिए वेसल क्या है, वेसल डिनोट्स एनीथिंग मेड फॉर द कॉन्वीनियंस, फॉर द कन्वेंस बाय वाटर ऑफ ह्यूमन बीइंग और ऑफ द प्रॉपर्टी। ये उस चीज को दिखाता है जो कन्वेंस होता है ना आने जाने का, बाय वाटर ह्यूमन बीइंग्स और ऑफ द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी या ह्यूमन बीइंग्स का पानी में आना जाना वो वेसल कहलाता है। अभी आपके सामने एक ब्यूटीफुल सा कैलेंडर है। टीचर बोलता था ना कि रिमेंबर देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर, जनवरी फरवरी अप टू दिसंबर। तो इसकी आईपीसी में क्या रिलेशन है कि सेक्शन 49 ईयर और मंथ को डिफाइन करता है, और ये माना जाता है कि जो ब्रिटिश कैलेंडर है उसमें जो मंथ और ईयर दिए गए हैं उन्हें ही ईयर और मंथ माना जाएगा। भाई हमारा एक हिंदू कैलेंडर भी होता है, दूसरे कैलेंडर्स भी होते हैं। तो यहाँ पे आपका जो ईयर और मंथ लिया जाएगा कहीं पर भी, अगर आईपीसी में अगर ईयर और मंथ का कोई जिक्र आता है कहीं पे, कोई ऐसे इसको इंक्लूड किया गया कहीं पे, तो इस वर्ड का मतलब समझा जाएगा कि ब्रिटिश कैलेंडर का ईयर और मंथ, ये आपको इसलिए यहाँ पे डिफाइन किया गया है। अभी सेक्शन 50 बात करता है सेक्शन की। देखिए सेक्शन आपने जब सेक्शन में पढ़ते ही आ रहे हैं, जब सेक्शन 50 से पहले भी सेक्शन लगा है, तो the word section denotes one of those portions of a chapter of this code which are distinguished by prefixed numeral figures। ठीक है, तो न्यूमरल फिगर्स यानी कि सेक्शन में डिवाइड किया गया भी चैप्टर्स के अलावा। चैप्टर्स को भी पहले चैप्टर्स में 23 चैप्टर्स हैं और टोटल 511 सेक्शंस हैं। 23 चैप्टर्स हैं और आपके 511 यानी कि 511 सेक्शंस हैं। ठीक है, तो चैप्टर्स का ये जो पोर्शन है सेक्शन 1 2 3, जैसे कि अभी हम चैप्टर 2 कर रहे हैं, सेक्शन 6 से लेके सेक्शन 52A, तो इन जो ये पोर्शन है इसके, उसको सेक्शन माना गया है। अब देखिए एक व्यक्ति ओथ लेते हुए, ओथ के बारे में आपको अच्छे से पता होगा। द वर्ड ओथ इंक्लूड अ सोलमन अफर्मेशन सब्सटीट्यूटेड बाय लॉ फॉर एन ओथ। अब जब आप न्यायालय में, मूवीज में आपने देखा हो, जब कोर्ट में कोई विटनेस या कोई भी आता है तो आप गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए, आप जो कहेंगे सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। तो यही आपकी ओथ है कि एनी डिक्लेरेशन रिक्वायर्ड फॉर ऑथराइज्ड बाय लॉ टू बी मेड बिफोर अ पब्लिक सर्वेंट और टू बी यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ प्रूफ वेदर इन अ कोर्ट ऑफ जस्टिस और नॉट। चाहे वो कोर्ट ऑफ जस्टिस में हो या नहीं हो, किसी भी पब्लिक सर्वेंट के सामने अगर कोई ओथ ली जाती है, किसी की कसम खाई जाती है, उसे ओथ कहा जाता है। अभी बात करेंगे, देखिए बहुत अच्छे दो फ्रेंड्स आपस में हाथ मिला रहे हैं, गुड फेथ की बात कर रहे हैं। तो आईपीसी ने भी सेक्शन 52 में गुड फेथ को डिफाइन कर दिया है। नथिंग इज सेड टू बी डन और बिलीव्ड इन गुड फेथ विच इज डन और बिलीव्ड विदाउट ड्यू केयर एंड अटेंशन। भाई गुड फेथ में कब होगा, जब आप ड्यू केयर और अटेंशन के साथ कुछ करेंगे तो उसी को गुड फेथ माना जाएगा। अभी हमारा जनरल एक्सप्लेनेशन का लास्ट सेक्शन आ जाता है हार्बर। हार्बर एक मूवी भी बनी थी, बहुत लोगों ने देखी होगी आप लोगों ने। तो हार्बर
का मतलब होता है किसी को आश्रय देना, किसी को अपने घर में छिपा लेना। एक्सेप्ट इन सेक्शन 157 एंड इन सेक्शन 130 in a case in which the harbor is given by the wife or husband of the person harbored। एक्सेप्ट इन सेक्शन 157, देखिए सेक्शन 157 कहता है कि जब किसी को कोई ऐसा व्यक्ति जिसको अनलॉफुल असेंबली के लिए हायर किया गया है उस केस में हार्बरिंग हो, या सेक्शन 130 जब प्रिजनर को एस्केप करने के लिए उसको हार्बरिंग दी गई हो, तो ऐसे केस में जो हार्बर दिया गया जाता है वो अगर हार्बर देने वाला व्यक्ति जो हार्बर्ड पर्सन है उसका जो उसने जिसने उसको आश्रय दिया है वो उसका पति या उसकी पत्नी है, तो द वर्ड हार्बर इंक्लूड्स दी सप्लाइंग अ पर्सन विद शेल्टर फूड एंड ड्रिंक, तो उनको हार्बर की इस डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। सेक्शन 157 यानी धारा 157 और धारा 130 को छोड़कर, जहां पति या पत्नी अपने पति या पत्नी को, जब कोई पति या पत्नी अपने पत्नी या पति को सॉरी तो अगर शेल्टर देता है, फूड देता है, ड्रिंक देता है, उसको छोड़ के बाकी किसी भी व्यक्ति को आप कोई सप्लाई करते हैं, भाई कि उसको रहने का आश्रय देते हैं, उसको खाना देते हैं, पानी देते हैं, पैसे देते हैं, कपड़े देते हैं, आर्म्स एम्यूनिशन देते हैं, ठीक है, या कोई भी मीन्स ऑफ कन्वीनियंस देते हैं, उसके आने जाने में आपने बाइक दे दी, बोट दे दी, गाड़ी दे दी, या असिस्ट करते हैं उस व्यक्ति को किसी भी तरीके से, whether of the same kind as those enumerated in this section or not, to evade apprehension, तो उसको हार्बर माना जाएगा। तो हार्बर का सीधा सा मतलब होता है, दो ही एक्सेप्शन है, सेक्शन 157 एंड सेक्शन 130, इनकी भी हम फर्दर बात करेंगे डिटेल में जब आगे पढ़ेंगे। तो उसके अलावा किसी व्यक्ति को आप शेल्टर देना, फूड देना, ड्रिंक देना, मनी देना, यानी कि किसी तरह की उसको आश्रय देना, आपने फिल्मों में देखा होगा लोग टेररिस्ट को अपने घर में छिपा लेते हैं, किसी खूनी को अपने घर में छिपा लेते हैं, तो ये सब क्या वो आपका हार्बर होता है। तो यहाँ तक हमने सभी डेफिनेशन को समझा। हमने तीनों अपने पार्ट्स में पार्ट 1, 2, 3 में जनरल एक्सप्लेनेशन सेक्शन 6 से सेक्शन 52A तक समझा है। पहले दोनों पार्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप तीनों पार्ट्स को देखें। मैंने एक ही पार्ट में इसलिए नहीं बनाया ताकि थोड़ा सा बोरिंग ना लगे। जनरल एक्सप्लेनेशन को लेकर आपका कोई भी डाउट है तो मुझे जरूर बताएं। सेक्शन 34, 35 और 38 इनको एक साथ पढ़ने की कोशिश करें। कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन का डिफरेंस मैंने आपको बताने की कोशिश की है। एक कॉमन ऑब्जेक्ट भी होता है, तो कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट की हम फर्दर वीडियोस में बात करेंगे कि वो क्या होते हैं। तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स को भी बोलें कि वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।